जय हिंद। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार एपिसोड में। उम्मीद करता हूं अभी तक कि आपने जितने भी एपिसोड्स देखे हैं सबको आपने एंजॉय किया है और सबसे कुछ ना कुछ आपने सीखा है। और ये पूरी 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 गारंटी है कि इस एपिसोड से भी आप लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख के जाने वाले हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को सुधारने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की बात करते हैं आज के गेस्ट के बारे में। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वरिंदर बंसल। वरिंदर सर के पास इक्विटी रिसर्च में 15 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एमआईटी यूनिवर्सिटी से एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया है और आयरलैंड के माइकल स्मर्फिट ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल से एमएससी इन फाइनेंस किया है। वरिंदर ने कई सालों तक सीएनबीसी टीवी 18 के साथ डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया है, जिसमें लेटेस्ट था कॉर्पोरेट एडिटर एंड हेड ऑफ रिसर्च के रूप में। इसके अलावा वरिंदर सर एक एएमसी में फंड मैनेजर भी रह चुके हैं। 2020 में उन्होंने अपना खुद का एक रिसर्च हाउस लॉन्च किया ओमकारा कैपिटल के नाम से। ओमकारा कैपिटल के थ्रू ये और इनकी टीम जो है आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आइडियाज और डेटा बैक्ड रिसर्च लेके आते हैं। इनका फोकस ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पर होता है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, सुपीरियर बैलेंस शीट हो, हाई क्वालिटी प्रमोटर्स हो, लेकिन इसके साथ वो ज्यादा फैशनेबल ना हो। यानी कि वो लेस टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स ढूंढने में विश्वास रखते हैं। और इंडियन इक्विटी मार्केट के कई वेटरन्स के साथ उनके क्लोज कनेक्शन के चलते वो अपने आइडियाज को एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म से बैक भी कर पाते हैं। तो दोस्तों उठा लीजिए अपनी नोटबुक और साथ में पेन और साथ में एक बढ़िया सी पानी की बोतल, क्योंकि पानी पीते रहिएगा, शो को देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और आज हमारे इस एपिसोड से सीखते रहिएगा। हेलो वरिंदर सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा यार, गॉड इज ऑलवेज काइंड, वेरी वेरी काइंड. आई थिंक गॉड इज काइंड ऑन अस, ऑन इंडिया एंड एवरीवन, सो वेरी गुड. आई होप द सेम फॉर यू एज वेल. राइट एंड हमारे काफ़ी सारे ऑडियंस की तरफ से डिमांड थी कि वरिंदर सर से जो है बातचीत करी जाए, उनके साथ एक मार्केट की बात का एपिसोड किया जाए एंड हेयर वी आर. थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला. तो सीधा क्वेश्चन के साथ जो है वो शुरुआत करते हैं. लेट्स गो अहेड. राइट, तो गोल्डमैन सैक्स का सर ऐसा कहना है कि निफ्टी में 12% का अपसाइड आ सकता है बाय द एंड ऑफ 2023. राइट, और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव चल रही है अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड को देखें तो पहला थॉट क्या आता है सर इस चीज़ को सुन के आपके पास? तो पहला थॉट ये है कि गोल्डमैन सैक्स की कोई भी बात मत सुनो. You know, or any broker or anyone who tells you कि हाँ look at only 1 year, please don't listen to them. See, Neeraj, I can tell you one thing, okay? Because I had a privilege of meeting and learning from a lot of mentors in my life. एक चीज जो मैं उनसे सीखा हूँ और मैं हमेशा सीखता रहता हूँ कि वो एक जो बड़ा बिलीफ है. और मेरे ख्याल में जो भी मार्केट में काम करता है उनका एक सबसे बड़ा हाइपोथेसिस होता है देश, इंडिया. एंड देश का जो स्टोरी होता है, इंडिया का जो स्टोरी है, वो कोई क्वार्टर का, कोई 6 महीने का, 1 साल का स्टोरी नहीं होता. इट्स अ स्टोरी विच इज देयर फॉर द नेक्स्ट मेनी मेनी ईयर्स टू कम. सो I don't know how to put this into things, and I am not a guy who thinks about कि इंडेक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, because I think it's very stupid. इंडेक्स में आप 30 स्टॉक्स देख रहे हो या 50 स्टॉक्स देख रहे हो, बाकी इंडिया में 5000 स्टॉक्स हैं. सो बाकी I can tell you that I am very very ultra bullish on India. Going ahead, I will give you some statistics जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि अगर आज इंडिया का GDP कुछ 300 लाख करोड़ या 320 लाख करोड़ के आसपास है, हमारा मार्केट कैप भी उतना ही है या 1.1-1.2 टाइम्स है. एंड इफ यू ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, इफ यू ट्रस्ट द वे रिफॉर्म्स आर डन इन दिस कंट्री, एंड इफ यू ट्रस्ट दैट वी विल ग्रो बाय 6-7% कैगर, देन दिस GDP इज गोइंग टू $6 ट्रिलियन. 600 लाख करोड़ होने वाला है. अगर 600 लाख करोड़ हो जाएगा, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट आर नाउ इवन टॉकिंग अबाउट $10 ट्रिलियन ऑल्सो. आपने गोल्डमैन का बात किया, आपने मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट देख लीजिए, दे आर वॉचिंग आउट फॉर कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी. एंड उस टाइम पे अगर हम ऐसा बन गए तो हमारा मार्केट कैप टू GDP रेशियो कम से कम 1.3 टाइम्स होगा. इन अ सिंपल टर्मिनोलॉजी अगर किसी को समझना है तो आगे जाके अगर ये सब कुछ हो जाता है तो कम से कम अगले 7, 8, 10 साल में, वट एवर नंबर यू वांट टू पिक इट आउट, 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनने वाला है. इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जो लास्ट 70 साल में हुआ. तो अगले 10 साल में इतना पैसा बनेगा जितना लास्ट 10 साल में बना. ऑफ कोर्स लाइन ऐसा नहीं होगा, लाइन ऐसा 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 करके होगा. बट अगर आप विकेट पे खड़े रहे, अगर आप इस देश में खड़े रहे अगले 10 साल, तो आपको 300 लाख करोड़ में से आपको कितना पैसा बनाना है वो आप देख लीजिए. बट एज आई सेड, आई विल नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ दीज गाइज हु आर सिटिंग आउट ऑफ इंडिया. आई थिंक द हार्ट, द रिसर्च is there when you work on the ground, understand what is happening here in India. So as I said,
डिस्क्लेमर, वेरी वेरी बुलिश। और आप जो इंडिया की बात कर रहे थे ना दोस्त कि इंडिया महंगा है, पहला क्वेश्चन जो आपका था, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड मेजर जो लोग देखते हैं वो पीई रेशो होता है, ठीक है। पीई रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल P&L इज नॉट अ, मतलब उसको देखना भी नहीं चाहिए ज्यादा, कैश फ्लो सबसे जरूरी होता है, बिकॉज P&L किसी तरीके से भी सीए कुछ भी कर सकते हैं, तो कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वन। एंड सेकंड, एक्चुअली इफ यू वांट टू चेक आउट द वैल्यूएशंस आल्सो, प्लीज ऑलवेज यूज द PEG रेशियो, ठीक है ना, PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ। द पेग रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट देन द PE रेशियो, बिकॉज आपकी PE में कभी ग्रोथ तो आता ही नहीं है ना, आपको क्या पता चलेगा आप PE किससे कंपेयर कर रहे हो, राइट। अभी मैं आपको कितना कंपनीज देता हूं, आपको एक कंपनी, आपको पूछा ना अभी यू टेल मी व्हाई पेज इंडस्ट्रीज इज ट्रेडिंग एट 60 टाइम्स मल्टीपल और डॉलर रूपा और लक्स इज 10 टाइम मल्टीपल, फिर मैं आपको बोलूंगा जाओ लक्स और रूपा ले लो। नहीं, बट एशियन पेंट्स आप क्यों लेते हो 70 टाइम पे, ABB सीमेंट 100 टाइम पे क्यों है? बट डू यू थिंक दैट पीपल हैव मेड मनी बाइंग मोर पेज और बाइंग मोर लक्स और रूपा? ऑब्वियसली पेज। नहीं, बट व्हाई देन व्हाई यू बाइंग? आप बोलते हो कि इंडिया महंगा है तो आप इंडिया को क्यों लोगे, फिर आप तो सस्ता वाला ले लो ना, जाके बांग्लादेश ले लो, जाके पाकिस्तान ले लो। सही बात। अरे कितना सस्ता मिलता है, अरे जापान ले लो, चाइना ले लो, कितना, हांगकांग ले लो, कितना सस्ता मिलता है। बट बॉस ग्रोथ कहाँ है कि आज के टाइम पे एवरी सिंगल पर्सन जिससे भी मिलते हैं हम लोग इंडिया 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 के गुणगान कर रहे हैं। नाउ व्हाई इंडिया? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इंडिया इज नॉट कि जो आज हुआ है, मगर आई थिंक इंडिया जो आज दिख रहा है आपको, ये लास्ट का 7-8 साल का मेहनत है जो दिख रहा है। उससे पहले भी अगर आपको जाना है तो आप लास्ट 10 साल के बजट उठा के देख लीजिए, इंडिया का प्रॉब्लम क्या रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है हर साल कहीं ना कहीं 12, 13, 14, 15 लाख करोड़ हर साल रहता है। इंडिया की कमाई, मतलब आप स्टॉक्स को छोड़ दीजिए एक बार, बिकॉज स्टॉक्स पे बात करना सबसे आसान होता है। इंडिया की कमाई ऑलमोस्ट 25-26 लाख करोड़ है, इंडिया का खर्चे जो है वो 40 लाख करोड़ के आसपास है। तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट रहता था दोस्त, वो हमेशा 15 लाख के बीच में रहता था हमारा, यू नो। सो दैट इज व्हाई दैट नंबर ऑफ 5% फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी, 6% फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी हमेशा रहता था। सो अगर आप FM है कंट्री के, आप सोचिए, आपको दिख रहा है कि यार इनकम तो मेरा बढ़ नहीं रहा, खर्चे हर साल बढ़ते रहते हैं, और खर्चों में तो हम किसी से भी बात करें तो हर बजट में ये बोलते हैं टैक्सेशन कम करो, रोड्स बनती नहीं है, इंफ्रा बनता नहीं है, इंडिया में ये नहीं होता, इंडिया में वो नहीं होता, सब ऐसा बात करते रहते हैं। तो इफ यू आर अ गवर्नमेंट, व्हाट यू थिंक कि हाउ द फोकस इज नॉट ऑन रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज खर्चे तो आप कम कर ही नहीं सकते, द फोकस इज इनकम कैसे बढ़ाए। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस फ्रॉम द लास्ट 7-8 years कि बस मुझे खर्चे कम करने हैं। एंड प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू नो, वी वर कमिंग, इंडिया वॉज कमिंग आफ्टर a very very bad phase of that 2005 to 2012, जहां पे सबसे ज्यादा डेट लिया गया था। आपको याद होगा 2004 से लेके 2010 तक जब ये रियल एस्टेट, इंफ्रा, पावर का साइकिल चला था, देन यू हैड ऑल दीज गाइज, यू नो, टेकिंग लोन्स लाइक मैड। तब वो जमाना था JP एसोसिएट, GVK, GMR, यूनिटेक, DLF, ये उनका जमाना होता था, लैंको एंड ऑल दोस थिंग्स जो हम आज याद भी नहीं करते हैं। सो वी वर कमिंग फ्रॉम अ बैकड्रॉप जहां पे इंडिया का जो फिजिकल जो बैंकिंग सिस्टम था वो बहुत खराब हो गया था, बिकॉज डेट ही डेट भरा हुआ था। हमारा क्रेडिट ग्रोथ एक टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव चला गया था, और हमारे इनकम बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। सो ये सब चीजें बैकड्रॉप पे थी। गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस कि बस मुझे इनकम बढ़ाना है, आई हैव टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द नेशन। अगर इनकम नहीं बढ़ा उसका, गवर्नमेंट का बैलेंस शीट का, देन ऑनेस्टली एक दिन हमारा भी हाल हमारे जो एशियन पेयर्स है उनकी तरह हो जाएगा आगे जाके। एंड देन यू एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि बस इंडिया का यू नो जो यू नो द डेट टू जीडीपी रेशियो whatever blah 200 300 400% क्यों है। एंड वी आर नॉट अ ग्रेट नेशन, वी वर नॉट अ ग्रेट नेशन इफ यू थिंक अबाउट कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 2% रहता है। So we were coming out from a very bad phase, but I think the one sensible thing this government did was that they thought कि मुझे इनकम बढ़ाना है। अभी आप सोचिए और थोड़ा सा सोच के देखिए कि लास्ट 7-8 साल में जो स्टेप्स हुए वो क्यों हुए। दे आर ऑल लिंक्ड, कहीं ना कहीं सबका लिंकेज है। गवर्नमेंट ने सोचा अभी टैक्स टू जीडीपी 2% है, टैक्स टू जीडीपी 2% से यार हमारा इनकम कैसे बढ़ेगा। इफ यू सी द गवर्नमेंट इनकम साइड, 90-95% इनकम कम्स फ्रॉम द पर्सनल टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है, जिसको हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम करके जीएसटी में डाल दिया, सारे का सारा डाल दिया। तो वो एक था। दूसरा, पर्सनल टैक्सेस को टैक्स देता ही नहीं। प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, लीकेजेस, चोरी चकारी सब, जब जिसको देखो शॉर्टकट्स मारने हैं, टैक्स देना नहीं है, ये सब कुछ है। सो द गवर्नमेंट वेरी थॉटफुली डिड वाज दैट उन्होंने टैक्सेस नहीं बढ़ाए, दे वांटेड कि टैक्स बेस बढ़ाओ। तो
तो अगर आप देखो ये आधार हुआ, एनपीसीआई हुआ, ये ऑल द टेक स्लैक जो इन्होंने डेवलप किया लास्ट 7-8 साल में, नंदन नीलेकानी जी को लेके भी, ये क्यों किया? ये डिमॉन हुआ, रेरा हुआ, ये जीएसटी हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ? बिकॉज उनको चाहिए कि सारे के सारे फाइनेंशियल नेट में आए. एवरीवन हैज टू कम टू फाइनेंशियल नेट, जिससे मालूम चले कि आपका और मेरा एसेट कहां पे है, कहां पे सब कुछ है. अभी जो हमारा 2% होता था टैक्स टू जीडीपी, वो बढ़ के 3.5-4% हो गया है. जीएसटी अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1.5 लाख, 1.25-2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं. 18 लाख करोड़ का जीएसटी आ रहा है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं. सो इमेजिन फ्रॉम अ नेशन वेयर वी वर थिंकिंग कि बॉस मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा. राइट नाउ आई थिंक आई वाज चेकिंग नंबर्स टिल नवंबर एंड और अक्टूबर एंड. The numbers are a growth of 30%. The personal taxes and the corporate taxes are up 30%. So that is very, very important. So they understood that they have to increase the revenue, and to increase the revenue on the personal taxation side, these steps were taken. Then come to GST. GST is clearly they thought कि बॉस ये सारे के सारे land reforms हुआ, labor reforms हुआ, even the logistic reforms हुआ, वो जरूरी है करने के लिए. And then now we are talking about 1.5 लाख करोड़ इनकम आने लग गया. Then they thought कि बस कॉर्पोरेट टैक्स और बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? Why do you think मोदी जी is going out everywhere and talking about this आत्मनिर्भर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ? कब आपने देखा था लास्ट 10-15 साल में कि कोई एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, फॉक्सट्रॉन हुआ, these are the guys who are talking about coming to India and manufacturing India? Because everyone thought बॉस पहले तो इस देश में स्टेबिलिटी नहीं है. People thought कि बॉस इस देश में लीकेजेस बहुत होते हैं, कभी ये टैक्सेशन अच्छा रिफॉर्म नहीं है, कभी लैंड का तो मुझे मिलेगा ही नहीं, कभी लेबर तंग करेगा मुझे. ऑल दोस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. सो मैन्युफैक्चरिंग में हमने पीएलआई स्कीम्स निकाला. हमने बोला चलो कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं बिकॉज वी विल बी द लोएस्ट इन एशिया. ये सब चीजें की बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द पर्सनल एंड द कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल कॉर्पोरेट प्लस जीएसटी, दे हैव टू इंप्रूव. एंड नाउ इट इज अ टाइम दैट वी आर मच अहेड ऑफ द टारगेटेड बजट. जो हम सोचते थे कि बजट इनकम इतना होगा, उससे हो गया. So one side you have taken care of that. Second, in the last 8 years जो हमारा नेगेटिव क्रेडिट ग्रोथ चला गया था, सब ये आपने एडीएजी, देवान, ब्ला ब्ला, कितना सब कचरा देखा था लास्ट 10 साल में, पूरा साफ सफाई हो गया. पूरा साफ सफाई हो चुका है, राइट? बाकी सबने प्रोविजंस ले लिए सबने. सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू अस कि राइट नाउ यू आर सीइंग क्रेडिट ग्रोथ कमिंग एट 16-17% बॉस, जो लास्ट 10-12 साल में कभी नहीं हुआ था. सो नाउ यू आर सिटिंग इन अ कंट्री जहां पे फाइनेंशियल सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लीन अप हो चुका है, tax slacks are developed where a lot of people are coming in, stability is there where people want to come more and more and invest in India. So now we are not thinking too much now कि बस income कैसे बढ़ेगा. Now we are taking the opportunity away from other nations, जो मेरे ख्याल में ये देश सोया हुआ था लास्ट 50 साल में, कुछ किया नहीं था. बाकी इंडिया के बारे में तो मैं सारा दिन बात कर सकता हूँ. बाकी we lost textile sector to Bangladesh and Vietnam यार. बाकी we lost it. बाकी where were we? Why do you think Piyush Goyal is going out now and talking about FTAs? Okay, why do you think पहले वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर वो सऊदी के साथ, यूएई के साथ, now यूके के साथ. Okay, why did Bangladesh and Vietnam actually they went out and took benefit of all this because they had an FTA with them. Now they have woken up. Okay, think about defense as a sector. Where was defense sector 2 years back? Defense is not a small sector, na? Now there is a different aggression altogether in this government where they are ready to open up a lot of sectors which was not there. Because we tasted the success with chemical sector. अभी chemical sector क्या था? We were what 1.5% of the global market altogether. China was 55%. Pollution वहां पे चालू हुआ, लोगों ने सोचा चलो इंडिया में कोई ना कोई आएगा काम कराने के लिए आएगा. But then thought कि commodity sector है यार, ये 1-2 महीने, 6 महीने कहानी चलेगा, फिर बाद में खराब हो जाएगा. We took 1% away. We took 1% away from China and look at the chemical sector market cap. Most of the stocks are up by whatever 2, 3, 5, 10 times in the last 7 years, and it is still standing very, very strong. So they understood, the government understood that if they can actually do something very good with the chemical sector, जिसको उन्होंने देखा ही नहीं था, because what we were always IT, auto, pharma, और कौन सा सेक्टर खुला था? कभी खुला ही नहीं था. अभी उन्होंने देखा कि बस केमिकल सेक्टर में पैसा बन सकता है, लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Why not to open up? Where was electronics sector? Abhi right now we are one of the largest exporter of the smartphones in the global world. 1 out of 3 medicines are exported from India in the pharma world. Right. Now we are net exporters of chemical sector, जो हम import करते रहते थे हमेशा. So ये सब बड़े चेंजेस हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये 10-12% पे मत सोचिए, ये गोल्डमैन की बात मत सुनिए, बिकॉज जब ये बड़ा चेंज आता है ना, तो ये बहुत बड़ा चेंज आता है. So this is one of the biggest change
जो देश में हुआ है, जो कभी पहले हुआ नहीं था इतना। राइट राइट। मुझे सर एक बात बताइए, आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे और इन्वेस्टिंग के आपके पास बहुत सारे सवाल आते होंगे, चाहे ट्विटर हो या बहुत सारे टेलीविजन शोज वगैरह पे भी जाते रहते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आपके पास आता है, सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं और आप बड़ा उसमें बताने में बड़ा विफल रहते हो, कि समझाने में बड़ा विफल रहते हो कि कैसे समझाया जाए, ऐसा कौन सा सवाल है? कोई ऐसा नहीं है यार। आई थिंक सी वन थिंग व्हिच आई हैव लर्नड इज दैट इन ऑर्डर टू मेक मनी ना, पीपल ऑलवेज ट्राई टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट। बट आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी इट इज दैट इन ऑर्डर, बाकी सबसे पहले आप गलतियां कम करो, फोकस ऑन डूइंग लेस मिस्टेक्स। सो इट इज नॉट के क्या लेना है क्या लेना है क्या लेना है, बिकॉज एवरीवन थिंक्स दैट वेज। द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुड बी क्या नहीं लेना है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वो गलतियों से बच गए तो आपका पैसा बहुत बन जाएगा। आई थिंक द बिगर पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉस, बिकॉज क्या होता है कि अभी बीच में वो इंटरेस्ट रेट्स, यील्ड, इन्फ्लेशन, ऑल दोस थिंग्स, मतलब 2 महीने पहले सब वही बात कर रहे थे। अभी 2 महीने बाद किसी को याद ही नहीं है वो। अगर आप किसी से 2 महीने पहले बात करते तो लोगों को ऐसा लग रहा था पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। 4.5% यील्ड हो गया, ये क्रूड इतना ऊपर चला गया, 140-50 चला गया, अभी 200 चला जाएगा, तो वो लोगों को वो भरोसा ही नहीं होता। बट पीपल हैव टू थिंक अबाउट इंडिविजुअल कंपनीज, पीपल हैव टू रिसर्च माइक्रो रेदर देन ऑलवेज थिंक अबाउट मैक्रो। जब मैक्रो का जमाना था वो होना चाहिए था 2 साल पहले। अगर 2 साल पहले किसी ने समझ लिया होता कि यील्ड 4.5% चला जाएगा तो अच्छी बात होती। बट अभी जब 4.5% चला गया, देन यू टू गेट माइक्रो एंड नॉट मैक्रो। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था। तो मतलब मैक्रोज को भी इग्नोर करना चाहिए, माइक्रोज पे कंपनी स्पेसिफिक होकर जो है काम करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा इग्नोर करना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं है। बट एज आई सेड, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी व्हाट वी आर बाइंग। इट इज नॉट कि हमें मैक्रो जरूरी नहीं है, मैक्रो जरूरी है। मैक्रो जरूरी है इसलिए आपने देखा कि हमने जब अपना पोजिशनिंग किया तो हमने पूरे का पूरा लास्ट 1.5-2 साल में डोमेस्टिक किया, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि ग्लोबली इश्यूज है। हमें नहीं समझ आएगा कितना लंबा चलेगा, बट इश्यूज है, तो इट इज बेटर टू स्टिक टू डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में आपको डिफेंस लेना है, रेलवेज लेने हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेना है, कैप गुड्स लेना है, इंडस्ट्रियल लेना है, बैंक्स लेना है, कुछ भी लो जो डोमेस्टिक है। इट वॉज इंपॉर्टेंट कि आपका पोजिशनिंग जो ग्लोबल है उसमें नहीं होना चाहिए, चाहे वो आईटी हो, चाहे फार्मा हो, चाहे वो स्टील हो, उसमें नहीं होना चाहिए, राइट। तो इतना समझ आ गया था जब मैक्रो समझते हो। आई एम नॉट अ गाय हु विल थिंक अबाउट कि अच्छा अभी यील्ड इसका 4.25 है तो 4.5 जाएगा, 5.5 जाएगा, ये हो जाएगा। बट वी पोजिशन अवर पोर्टफोलियो इन अ मच बेटर वे राइट नाउ, थिंकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू। नाउ वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स कि थोड़ा सा मैक्रो में ग्लोबल में जाना चाहिए। सो इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड more deeply what is happening to tech sector. There is a huge value. आज की डेट में there are mid-cap technology companies which are much cheaper than the PSU companies. So we will think about कि बस उनको क्यों नहीं लेना, क्योंकि आज के टाइम पे सारे के सारे को डिफेंस और रेलवेज चाहिए। सो मैक्रो जरूरी है, बट यू शुड नॉट बी अ वॉरेन बफेट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैक्रोस। आपको ट्रेंड समझ आ गया उतना बहुत है, देन यू बी माइक्रो की जो आपको समझ आता है। राइट राइट। अभी सर अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, जैसे हमारा जो ऑडियंस होगा वो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स है एंड दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर जर्नी, या फिर अपनी जर्नी के बहुत बिगनिंग वाले फेज में है, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज़ पे वो ध्यान लगाएं, क्या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं या डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करें, क्या थॉट बनता है सर इस पर? यार सी वन, इफ यू बिलीव इंडिया स्टोरी, पहले तो बहुत जरूरी है, इसलिए स्टॉक मार्केट में आइए, अदरवाइज मत आइए। दूसरा, मार्केट में अंदर पैसा डालने के लिए बहुत तरीके हैं। अगर आप पढ़े नहीं हुए, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कंपनीज, आप कोशिश भी मत कीजिए, बिकॉज हमें 16 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो कोई ये नहीं बोल सकता मैं टीवी देखने के बाद या फिर 6 महीने का कोर्स करने के बाद मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर बन जाऊंगा। बन सकते हो, बट बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। सो इट इज बेटर टू गिव योर मनी टू पीपल हु अंडरस्टैंड, जिनको पता है, समझ है, अकल है, वो काम कर रहे हैं। सो आज बहुत लोग हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएमएस है, एआईएफ है, स्मॉल केसेस है, जो काम कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा कि इंडिया में पैसा नहीं लगाना ये सबसे बड़ा रिस्क है, तो उससे दूर मत रहिए। अभी किस मात्रा में, क्वांटिटी में एलोकेशन करोगे, जिस तरीके से एलोकेशन करोगे, वो बहुत इंडिविजुअल सारे का सारा कुछ होता है। बट आई थिंक दैट इफ यू डोंट इन्वेस्ट नाउ, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर योर एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ इन इंडिया। आपने से बात करी जैसे भी एलोकेशन की, तो इसमें भी बहुत चर्चा चलती रहती है कि डेट में कितना पैसा डालना है, इक्विटी में कितना पैसा डालना है। डू यू बिलीव कि डेट एलोकेशन ज़रूरी पार्ट है, या इक्विटी में पोर्टफोलियो रख के हम आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ? बॉस, मैं डेट करता ही नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं डेट के बारे में, ठीक है ना। मैं करता ही नहीं डेट, मैं इक्विटी में लगाता हूँ, मेरा एवरीथिंग इज इनटू इक्विटीज, सिंपल सी बात है। आई ऑलवेज से डोंट ट्राई टू बी टू एक्स्ट्रा स्मार्ट। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो इक्वली वेटेड रखो, जस्ट बी इक्वली वेटेड, इट इज फाइन विद योर लाइफ, यू विल नॉट मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स।
लोगों को लगता है द बिगेस्ट रिग्रेट फॉर लॉट ऑफ पीपल आई मीट इज कि मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मेरे पास वो सेक्टर नहीं है, मैंने रेलवे नहीं लिया, मैंने डिफेंस नहीं लिया, मैंने बैंक्स नहीं लिया। ये सबसे बड़ा रिग्रेट है लाइफ में, वो कभी मत करो। उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है ना। एज आई सेड, आई कीप ऑन मीटिंग सम ऑफ द एंड आई लर्न। मेरा वर्च्यू है और मेरा भाग्य है कि मैं सब लोगों से सीखता हूँ। आज जो बाकी सम ऑफ द पीपल, राधा कृष्ण दमानी जी हुए, राकेश झुंझुनवाला सर हुए, दमानी जी हुए, मधु, सुनील, केडिया जी, जो भी हुए, ये लोग सारे के सारे एक दूसरे से मिलते रहते हैं और दोस्त हैं। बट आप मुझे एक स्टॉक बता दीजिए जो कॉमन है सबके पास। इन सबका पोर्टफोलियो अलग है। इवन इफ दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, दे डोंट हैव अ इंडिविजुअल स्टॉक विच इज कॉमन। तो अगर राकेश जी ने पैसा टाइटन में बनाया, लुपिन में बनाया, तो राधा कृष्ण जी ने अपना पैसा 3M में हुआ, BST में हुआ, HDFC में हुआ, उनमें बनाया। दमानी जी का और सेक्टर है और स्टॉक है, मधु जी का और है कुछ, ठीक है ना, सबका अलग अलग है। तो जब वो सारे के सारे महारथी यार जब है काम कर रहे हैं और वो विकेट पे 20-20 साल से खड़े हैं, उन्होंने फिर भी पैसा तो बनाया ना। बाकी a lot of times you will miss on XYZ sector or stock, that's fine, बाकी just take it light, बाकी don't think कि अभी you are missing the world. As I said always, the more important thing is कि आप किसी कचरे में मत फंसो, आप कोई फालतू की इतनी गलती मत करो, because you will not realize that mistake of yours will take down the portfolio. अच्छा स्टॉक कभी पैसा लेके जाता नहीं है, वो कचरा स्टॉक ही पैसा लेके जाता है और टेंशन और देता है। राइट, मैं इसी बात पे आ रहा था, मैंने लिखा भी था जब आपने बोला कि इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं लेना है। आपने फोकस किया कि क्या लेना है से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं लेना है। तो क्या क्या रेड फ्लैग्स एक आम आदमी देख सकता है कंपनी के अंदर और डिसाइड कर सकता है कि ये नहीं लेना है? नहीं, बहुत रेड फ्लैग्स होते हैं यार। अगेन ऐसे इज अ स्टडी, बाकी हम लोग ओमकारा पे वी डू फॉरेंसिक, वी डू फॉरेंसिक ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी। सो हमारे एक दोस्त है नितिन मंगल भाई, वो ही इज द बेस्ट गाय इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड फॉरेंसिक अबाउट कंपनीज। सो वो डिटेल्ड वर्क है सारे का सारा। आई विल नॉट गेट इनटू फाइनेंशियल जार्गन, सो वो समझोगे नहीं आप उस तरीके से। बट आई थिंक गलतियां क्या होती हैं कि यार सी इन अ मैच्योर इंडस्ट्री क्या होता है कि यू विल एट द एंड ऑफ द साइकिल, क्योंकि मैच्योर इंडस्ट्री में आपके पास 2 या 3 लीडर्स रह जाते हैं हमेशा सारे के सारे। सो इमेजिन करो, आप सोचिए कि अगर पेंट इंडस्ट्री है, तो पेंट इंडस्ट्री में इंडिया में एशियन और वर्जन है या कंसाई होगा। बट अगर मैं सोचूं कि कल को मैं शालीमार लेता रहता हूँ नीचे का नीचे शालीमार कल को एशियन पेंट्स बन जाएगा। या फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है जी, मैं मैच्योर इंडस्ट्री में HDFC है, कोटक है, ICICI है, बट मैं सोचूं नहीं मैं येस बैंक लेता हूँ क्योंकि येस बैंक अगला ICICI बैंक बन जाएगा। ये जो होप स्टोरीज होती है ना सारी की सारी, जस्ट बिकॉज वो स्टॉक 10 रुपए का है, बाकी आइडिया में पैसा डाल दो क्योंकि आइडिया सस्ता है, सस्ता नहीं है वो भाव सस्ता है। सो उन सब चीजों में लोग मर जाते हैं फालतू में। उससे जरूरी है कि हाँ भी दे विल मिस द रिटर्न्स कमिंग फ्रॉम ICICI, SBI और भारती एयरटेल, दे विल नॉट थिंक अबाउट। सो आई थिंक पीपल हैव दिस, मतलब उनको थोड़ा सा वो एड्रेनलिन रश होता है कि ये सब कुछ पंगे लेने का, और जब वो थोड़ा सा बोरिंग इन्वेस्टमेंट बोरिंग बन जाता है तो पैसा ज्यादा बनता है। बट आई थिंक बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट 95% पीपल डोंट इवन लर्न एंड इन्वेस्ट, दे जस्ट वांट टू जस्ट डू इट। बाकी आजकल क्या है कि अभी आप नीरज भाई आप ये जो काम करते हो, मैं को अपना काम करता हूँ, या कोई लेबर भी अपना बेचारा कोई फर्नीचर वाला वो बनाता है, या किसी ने चश्मे बनाए हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ तरीका तो चाहिए, कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसके लिए। मतलब कोई डॉक्टर बन जाता नहीं है, कोई कारपेंटर बन जाती नहीं, कुक नहीं बन जाता, सिंगर नहीं बन जाता, कुछ तो चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इस स्टॉक मार्केट को लोगों ने इतना आसान बना दिया कि एंट्री बैरियर ही नहीं है। तो एक ऐप डाउनलोड करो, टीवी देखो, लेफ्ट राइट करो, आप इन्वेस्टर बन गए। तो क्या दिक्कत है? कुछ इतना सिंपल है। तो सबको लगता है मैंने टीवी देख लिया और दिन में 2000-1000 कमा लिया तो मैं ट्रेडर बन गया या इन्वेस्टर बन गया। बट यू हैव टू टेक दिस बिजनेस वेरी सीरियसली। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू हैव टू रियली पुट योर हार्ड अर्न्ड मनी, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड डू इट इन द राइट वे एंड देन थिंक अबाउट क्रिएटिंग ह्यूज वेल्थ फ्रॉम दिस। राइट सर, इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी है, जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बस ऐप डाउनलोड किया, टीवी देखा और उसके बाद लगा दिया पैसा। सर क्या एक एक्चुअली में, जैसे हम आपने भी बहुत सारे मैं बोलूँगा जो लेजेंड्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट के, उनके नाम लिए, और आपने भी बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है आपके पास भी, क्या एक आम व्यक्ति जिसकी सैलरी 50,000 60,000 है वो सर स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता है कि नहीं बना सकता है, उसके लिए सपना रह जाएगा? नीरज भाई, हमारे राकेश सर 5,000 रुपये से आए थे। ये तो सोच की बात है, ये डिसिप्लिन की बात है, ये एक जिज्ञासा की बात है जिसमें सीखना कि नहीं सीखना। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो डिसिप्लिन होता है। सो आई डोंट काउंट कि हमें कोई रिटेल होता है बिकॉज उनके पास पैसे कम होते हैं। रिटेल इसलिए होता है बिकॉज वो लोग
पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, वो इट्स लाइक 90% इफ यू आर जस्ट वॉचिंग अ टीवी और इफ यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स व्हिच आर नॉट वारंटेड, तो आपको पैसा कहां से बच जाएगा? So investing in stock is not borrowed conviction. It has to be your own conviction ना. बाकी आज मुझे बताओ ना आप यार, सुनील सिंघानिया, मधु सर, जेक्स हुआ, कोई भी प्रशांत सर हुए, ऑल दिस गाइस, बस ये सब सीए हैं और मारवाड़ी सीए हैं सारे के सारे। ये मारवाड़ी सीए हैं, तो इनके घर आप जाओगे, आपको अगर स्टोरीज पता होंगी तो इनके पास दे हैड गॉन थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम्स। So वो नहीं है। I'm happy that a lot of retail investors have started learning. It is not that they have not started learning, but I think this change is required in India. This change is very much required in India. Right. So at present ओमकारा कैपिटल आप कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा बुलिश आपको लगता है कि ये सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं? नहीं, हम लोग तो बहुत बुलिश हैं बॉस। हम तो इंडिया पे पहले बहुत बुलिश है, और दूसरा हमारा एक थीम है मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोग बहुत 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 ज़्यादा बुलिश है। उसका कारण एक ही है यार बॉस, क्योंकि अभी क्या बोलूं मैं, जैसे हम लोग 30 साल से 35 साल से इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सर्विसेज और एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इफ यू सी द लास्ट 25 years, manufacturing percentage to GDP is always 15%. India has lost to too many countries because they have not done anything honestly, in this space. Right now, with the banking cleanup happening with the government on the mission to promote new bigger sectors, with PLA schemes coming in, with the corporate tax coming down, with consolidation happening in all the sectors, ये 15% 20% जा सकता है। अगर 15% से 20% चला गया तो there is an opportunity to add 60 to 70 lakh crores in terms of GDP only from manufacturing, और ये कभी हुआ ही नहीं है। मगर this is the first time we are seeing कि अपना देश का जो GDP का कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। पहली बार GDP का कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। सो फॉर मी इट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स जो मैं अपनी हिस्ट्री में देखूंगा, कि अपनी लाइफ में देखूंगा कि इतना बड़ा चेंज हो जाएगा। अगर ये इतना बड़ा चेंज हो जाता है तो आज कैप गुड्स का टोटल सेल्स 3 लाख करोड़ ही है। सो आई एम लुकिंग एट अ सेक्टर जो 3 लाख करोड़ का सेल्स करता है और जिसके पास अपॉर्चुनिटी 60-70 लाख करोड़ की है। अगले 7-8-10 साल में अपॉर्चुनिटी है। सो दिस कैन बिकम वेरी वेरी बिग, और ये ऐसे से बहुत बड़ा चेंज है। जस्ट टू रिमाइंड यू, एंड आई एम श्योर आपको पता होगा, बट जब FTA हुआ था तो बांग्लादेश जैसी कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता था वो 1 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर गया था। सो वी विल नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ बिग सम ऑफ दिस इंडस्ट्रीज कैन बिकम। और दूसरा अच्छा चीज, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा चीज इंडिया में क्या हुआ है लास्ट 10 साल में, बिकॉज ये बहुत ऑपरेशन हुए, रेरा, डीमॉन, GST, NBFC क्राइसिस, ग्लोबली ऑफ कोर्स हमने कोविड भी देख लिया, लड़ाई भी देख लिया, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सब देख लिए। तो सबसे अच्छा चीज क्या हुआ कि लास्ट 7-8-10 साल में जो वीकर हैंड्स थे, वो सब साफ हो गए हैं। तो सी, नो वन नोस डिमांड किसी को मालूम नहीं है, ग्रोथ किसी को नहीं पता कि ग्रोथ कब आएगा, बट डिमांड इज, सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। अभी सप्लाई साइड पे किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स रहेंगे, एंड दीज आर द वन जो नीट एंड क्लीन, 20-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, सुपर मैनेजमेंट है, कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। तो जब डिमांड आएगा, इमेजिन कि अभी इनको सबसे बड़ा फायदा होगा। आज के टाइम पे दे आर द गाइस जिनको ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल लेवरेज मिलेगा। सी, ये वर्ड्स बहुत सिंपल हो सकते हैं, बट दिस इज ईदर यू हैव ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज, बट देयर आर वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन यू हैव ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज प्लेइंग टुगेदर। सो इनको वो मिलेगा जाके। सो वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। देयर विल be many small caps becoming mid caps, large caps gorillas in this sector. The point is बस wicket पे खड़े रहो, be with the best companies, don't try to be adventurous, don't try to be इसका उसका उसने ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, वो मत करना बस। राइट सर, अगर आप सही समझे तो इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर कुछ स्टॉक्स के नाम आप लेके बताना चाहें जो हमारे जो इन्वेस्टर्स उसे रिसर्च कर पाए। आई विल टेल यू एग्जांपल। ठीक है, मैंने सेट की बॉस, अभी आपको चलो एक और कहानी सुनाता हूँ। 2004, 2008, 2009 का टाइम आपको याद होगा जब रियल एस्टेट में हवा भी बिकती थी। ठीक है, अभी वो सेक्टर ऐसा था कि जहाँ पे डिमांड ठीक था, थोड़ा डिमांड पिकअप हो रहा था, बट सप्लाई ज्यादा नहीं था। ठीक है, बट जब मालूम चला कि बॉस डिमांड आने वाला है और लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने किसी ने भी सोचा कि बॉस जब सब पैसा बना रहे हैं और लैंड लो, लैंड पे बिल्डिंग खड़ी करो, 4000 में 3000 में हो जाता है, 6000 में 8000 में बिक जाता है, तो सब कुछ करने लग जाओ। तो जो हमारे नरीमन पॉइंट पे रेट था वो नाला सपारा में कहीं ना कहीं जाके साला वो भी रेट होने लग गया। तो क्या होता है, जब किसी भी इंडस्ट्री में पैसा बनने लगता है तो डिमांड ऐसा करेगा, बट सप्लाई ऐसा चला जाएगा। 1-2 साल पैसा बनता है,
बट देन व्हेन द सप्लाई ओवरशूट्स द डिमांड, एक टाइम पे आएगा जब प्राइसिंग ऐसे करेगा। तो रियल एस्टेट में वो 3-4 साल चला, आपको याद होगा यूनिटेक 10 करोड़ का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ गया था 4-5 साल में, ठीक है। और अभी यूनिटेक देख लीजिए आप कहां पे है, ठीक है। सो द पॉइंट इज एन इंडस्ट्री जहां पे इट इज वेरी इजी फॉर एनीवन टू कम इनसाइड एंड क्रिएट सप्लाई, उससे थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी ऑफ इट। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्ट किया जहां पे सप्लाई साइड कभी भी कोई भी आ जाएगा, बी वेरी ऑफ इट, बिकॉज क्या होगा, आप इंडस्ट्री 1 साल 2 साल पैसा कमा लेगी, बट एक टाइम ऐसा पहुंचेगा जहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और प्राइसिंग प्रेशर आएगा। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में ब्यूटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में ब्यूटी ये है कि on the supply side it is not easy at all for anyone to create additional capacity. Like we have been investing in a bearing sector, so we have been loving this sector for last 2 years almost. So bearing sector में 60-65 साल से SKF हुआ, टिम्कन हुआ, शेफलर, ये लोग ही हैं। तो there is a reason why no one else can come and create additional supply. आज अडानी जी हुए, अंबानी जी हुए, चाइना हुआ, कोई बोल नहीं सकता कि कल को मैं नया सप्लाई क्रिएट करता हूं, मैं एक बेरिंग फैक्ट्री लगा देता हूं। कल को ऐसा नहीं होगा, जो टेस्ला जो है सारे के सारे बेरिंग जो एसकेएफ से लेता है, कल को बोलेगा कि मैं एसकेएफ को छोड़ के मैं किसी छोटे वाले के पास जाता हूं क्योंकि 10 रुपए सस्ता देता है। बिकॉज अ वेरी हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर देम, बिकॉज उनका पूरे का पूरा मशीन उस पर चलता है। सो इवन इफ यू फाइंड अ ग्रेट आइडिया, how you execute that idea, it is very important. So some of these guys, because supply side पे कोई आएगा नहीं, जब डिमांड और होगा, चाहे वो लोकल होगा चाहे एक्सपोर्ट्स होगा, अभी तो टेक्नोलॉजी भी ग्लोबल जो कंपनीज है इंडिया को ट्रांसफर करने लगे हैं। सो व्हेन द डिमांड कम्स, these are the guys who will keep on continuing to grow at 20, 25, 30%. आपको ROCs इन कंपनी का 40-50% दिखेगा, and then you pick up whichever name you have. एक और चीज मैं आपको बताता हूं और वो बहुत जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए। एक होता है स्किल, एक होता है स्किल। स्किल सब में होता है, एवरीवन हैज स्किल, बट स्केल बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो इवन हम लोग कितनी भारत की बात करें और बोले कि अभी इंडिया 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन $60 ट्रिलियन बन जाएगा, बट एवरी कंपनी विल नॉट बी सक्सेसफुल, एंड दैट बिकम्स मोर एंड मोर रेलिवेंट दैट यू हैव टू गेट ऑन टू द कंपनीज जहां पे आपको दिखेगी बॉस यहाँ पे स्केलेबिलिटी आई है। अभी आप सोचो, इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ से एन अंडरगारमेंट सेक्टर, देयर इज पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी इंडस्ट्रीज, जो स्केल वो कर पाया, वो जो 3-4 और हमारे $1 लाख रुपए वो नहीं कर पाए। वैसे जो एशियन पेंट, बजर पेंट ने कर दिया, वो किसी और ने क्यों नहीं किया? 20-25 साल से 2 कंपनीज ही क्यों है? सो इवन इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग सोचते हैं, वेदर इट इज डिफेंस जो हम सोचते हैं, या वेदर इट इज सम अदर सेक्टर, तो वहां पे यू हैव टू कैच ऑन कंपनी जहां पे वो स्केल कर सके। सो बिकॉज यू विल देन फाइंड कंपनीज जो सेल्स इनकी 5 गुना 10 गुना 20 गुना होंगी यहां से, बिकॉज उनके पास डेट है ही नहीं है कोई। मतलब एक टाइम पे एसआरएफ यूज्ड टू डू सिर्फ 100 करोड़ कैपेक्स, आज एसआरएफ 3,400 करोड़ कैपेक्स करता है। सो everyone does not have capability to do such large capex. There are very few companies, few promoters who have that culture inside the company जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकता है। So when you think about a sector, please supply side पे you should not have a competition coming in, and the scalability is very very important. Otherwise कहीं ना कहीं जाके वो क्या होगा कि सेक्टर ऐसे जाएगा, then ऐसे चला जाएगा। For us, manufacturing is a theme. If it plays well the way it is now, then it can continue for 3 years, 5 years, and even 10 years. राइट, जैसे सर आपने बताया कि सप्लाई साइड पे ज़्यादा जो है हमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एंट्री बैरियर्स लगे होने चाहिए। अभी हमने एक स्टॉक का 2 बार नाम लिया है, एशियन पेंट्स। वहाँ पे सर एक नैरेटिव आजकल चल रहा है ग्रासिम वालों का कि भाई वो भी आ रहे हैं और बहुत टफ कंपटीशन देने वाले हैं। कुछ ऐसा एंट्री की कुछ बात चल रही है कि पेंट सेक्टर में अब इट्स नॉट इजी बॉस, इट्स नॉट इजी। वो आने तो किसी को भी इट्स नॉट इजी ना। आज सीमेंट में इतना बड़ा प्लांट जो एसीसी अंबुजा का था, अडानी को पता था वो लगा नहीं सकता ना, सो ही जस्ट बॉट इट। So even if Grasim comes in, they will come in, but it will take a lot of time for them to set up, plus distribution. A product is not a product; it's a distribution channel. Right. So आने दो यार, बाकी that's okay. टाइटन है, but टाइटन ने बीच में पता नहीं बाकी अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में कितने लोग देखे, आपको नाम भी याद नहीं होंगे। I'm not saying Grasim will go that way, but I'm saying that is where the beauty of these few companies stays. So आप सोचो ना, अगर इंडिया में 5,000 कंपनीज हैं, why is there only 50 कंपनीज जो हम लोग नाम लेते हैं जो एग्जिस्टेंस में है लास्ट 25-30 साल से? तो सबकी बात नहीं है, सब कर नहीं पाते हैं वैसा दोस्त।
सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि विच आर द कंपनीज, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, सब कुछ प्रॉपर है, बट जहां पे ये गलती कर दी ना कि मुझे छोटी कंपनी में जाना है, ये ना मुझे यहाँ पे मस्ती करनी है, मुझे वहां पे मस्ती करनी है, वहां पे वो पैसा भी लेके जाता है, टाइम भी लेके जाता है, वो कुछ नहीं करता, वो तो स्केलेबिलिटी पे इसमें ध्यान नहीं होता। राइट, वो जो आपने एग्जांपल दिया येस बैंक वाला कि मैं आईसीआईसी में लगा के येस बैंक में लगा वो देता स्केलेबिलिटी पे किसी का ध्यान नहीं होता, बिकॉज स्केलेबिलिटी क्या है वो पी से नहीं पता चलता आपको, स्केलेबिलिटी कल्चर में होता है, वो कल्चर बहुत जरूरी है। बिकॉज सर इसी पे मतलब देखिए हमारा काम है सर जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल आपके पास लाना, और आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ इस पे रिटेल इन्वेस्टर की साइड से। आप सी इट्स नॉट रिटेल, अब तो रिटेल बोलना बंद कीजिए बॉस, रिटेल था तो हम खड़े रहते बॉस, जब गोरा भागा था इंडिया से तो रिटेल का पैसे आया था बचाने के लिए, ठीक है, जितना गोरे ने माल बेचा था हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अगर रिटेल खड़ा नहीं होता तो। सो आई थिंक दे आर द मोस्ट सेंसिबल इन दिस एंटायर लास्ट 1.5 ईयर। राइट, सो आई एम नॉट, मतलब आई एम ऑल इन फॉर रिटेल की जो है, बट आई एम ऑलवेज सेइंग एंड आई एम ऑलवेज रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, थोड़ा और समझ लेंगे, तब ये जो टीवी पे 10 चीजें सुनते हो ना उनसे डरोगे नहीं बस आप, यू नो ये महंगा है, यू नो ये महंगे के चक्कर में क्या होता है कि जो अच्छा स्टॉक होता है वो बिक जाता है और जो वो लॉस वाला होता है वो घर पे पड़ा रहता है। ये कैसे पता लगाया जाए, अभी जो हम महंगा सस्ते की बार बार हम, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ बार बार महंगे सस्ते की, तो ये कैसे पता लगा जाए, जैसे इस समय मार्केट अपने पीक पे है, तो इस समय ना सारे इन्वेस्टर्स जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, अब करें क्या, अब तो बहुत अपने पीक पे पहुंच गई है, इंतजार करें क्या। अरे बॉस फिर अगेन सॉरी यार, बट यू आर लुकिंग एट व्हाट 30 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स, इवन इन निफ्टी अगर आपका 18,500 600 जो भी लेवल है, अगर मैं लास्ट एक साल से भी कंपेयर करता हूं, जो मेरे ख्याल में अक्टूबर 2021 को गया था ये लेवल, ठीक है, मैं आपको 60% स्टॉक्स दिखाता हूं जो उस लेवल से अपने उस लेवल से नीचे आज भी 60% स्टॉक्स इवन इन निफ्टी, ठीक है, मगर मैं आज वही एक्सरसाइज कर रहा था। सो देयर आर 60% स्टॉक्स, अगर मैं इफ आई गो टू अ यूनिवर्स ऑफ द एंटायर स्टॉक्स जो मेरे ख्याल में 500 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप है, जहां पे 1300 स्टॉक्स होंगे, 1300 में कम से कम 70% स्टॉक्स होंगे जो एक साल से कम ट्रेड कर रहे हैं। सी नीरज सॉरी यार, बट ये क्या है ना, ये सब चीजें ना, क्योंकि यू नो पीपल हैव दिस हैबिट कि ऊपर से देख लो, ऊपर से जो किसी ने बात करना है, जो टीवी पे बोल दिया वो कर लो, वो पैसा ऐसे, दैट्स व्हाई आई सेड कि पैसा, मेकिंग मनी डूइंग रिसर्च इज अ सीरियस बिजनेस, तो उसको वैसा मत देखो। आई कैन गो एंड टेल यू कि मगर आई कैन फाइंड कंपनीज जहां पे मार्केट कैप टू कैश फ्लो इज 3 टाइम्स यार, 3 टाइम पे डेट करती है कंपनीज। मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज आर नाउ मच चीपर देन द पीएसयू कंपनीज। राइट, सो मगर एक्सपेंसिव नॉट एक्सपेंसिव, मगर किस चीज को देख रहे हैं हम लोग, मगर आई डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस थिंग। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। सर एक आपकी वेबसाइट पे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मेरी टीम ने मुझे दी है, उन्होंने बोला है कि आपकी वेबसाइट पे लिखा है दैट यू सिलेक्ट स्टॉक्स ऑन डेटा बैक्ड एक्शनेबल रिसर्च, तो ये क्या फ्रेज है, उसको कैसे यूज किया जाता है? देखो, वी आर नॉट द गाइज हु थिंक्स कि बॉस मैं फ्यूचर की अर्निंग्स को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर लूंगा, तो ये सबको बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक्सेल में मगर इतना काम करता हूँ, एक्सेल में 50 शीट बना लूंगा, 50 शीट बना के ये वो कर दूंगा और वो सबको जाके आगे जाके ये नंबर आ जाएगा, तो इसका ये वैल्यूएशन होना चाहिए। सो हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम लोग फोकस क्या करते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री, कि हिस्ट्री प्रमोटर्स की कैसे है, हिस्ट्री एग्जीक्यूशन की कैसे है। सो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने उसके लास्ट के 20 साल देख लिए, 20 ईयर्स का हिस्ट्री देख लिया, और उसमें आप देखो 20 साल में क्या होता है, आपके पास 2 अच्छे 2 बुरे टाइम आते हैं। सो यू हैव 2 डाउन साइकिल्स 2 अप साइकिल्स ऑल्सो। इफ यू कंपेयर दोज 2 डाउन साइकिल्स विद से द पीयर कंपनीज, जो सारे के सारे पीयर कंपनीज हैं उनकी जो भी उस सेक्टर में है, तो आपको पता चलेगा कि उसने उस टफ टाइम में अपनी बैलेंस शीट को कैसे रखा, उसने वर्किंग कैपिटल किस तरीके से मैनेज किया, उसने फालतू में बैलेंस शीट में डेट लिया नहीं है, उसने उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि मार्जिन्स को, ग्रॉस मार्जिन्स को कंट्रोल करने की। क्या उसको पता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अभी इन्फ्लेशन की तो यार हम आज बात करते हैं, कौन सा इन्फ्लेशन एक बार हुआ है, आप 20 साल में चले जाओ ना, तो आप देखो ना लास्ट साइकिल में उसने क्या किया था। सो यू विल अंडरस्टैंड कि लास्ट साइकिल में कैसे किया था। आज तो हमने क्या हुआ बना देते हैं, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को। आज आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो या किसी और की बात कर रहे हो या गोल्डमैन की बात कर रहे हो, आई बेट यू कि 3 महीने बाद किसी और नई चीज की बात करोगे। सो आप 20 साल का डेटा देखो ना, आप 20 साल का डेटा देखो, 20 साल में आपको पता चल जाएगा कि उस मैनेजमेंट में कैपेबिलिटी है कि नहीं है, कि बैलेंस शीट को स्ट्रांग रखने की, डेट नहीं लेने की, कैपेक्स टाइम पे करने की, ऑल दोस थिंग्स यू विल लर्न। सो व्हेन वी से डेटा बैक्ड, इट मींस वन दैट यू हैव टू नॉट ओनली रिलाई ऑन कि नीरज ने बोल दिया ये स्टॉक ले लो, नहीं, डेटा देखो, 20 साल का डेटा एनालाइज करो सारे का सारा। जब साइकिल खराब आया था तो एनुअल रिपोर्ट में कॉन कॉल्स में उन्होंने क्या बोला था,
पीएस ने क्या बोला था, प्लस डू फॉरेंसिक. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम लोग करते नहीं है, बहुत लोग करते नहीं है कि फॉरेंसिक. अभी फॉरेंसिक किसी को बोलेगा पता नहीं क्या है, बिकॉज जब तक वो नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि प्रमोटर पैसा निकालता कि नहीं निकालता, प्रमोटर के कैश फ्लोज कैसे है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, टैक्स पूरा पे करता है कि नहीं करता, डायरेक्टर से रेम्यूनरेशन कितनी ले रहा है कि नहीं ले रहा, अदर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं. कॉमन साइजिंग करोगे तो मालूम चलेगा कि हाँ भी क्या इसके खर्चे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के साथ में है कि नहीं है. ऑडिटर हिस्ट्री देखो, कैपिटल हिस्ट्री देखो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है. आपका सर जो ओमकारा अपॉर्चुनिटी स्मॉल केस है उसमें आपने बहुत सारे क्राइटेरिया से बात करी है कि क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं. एक पैरामीटर ये है उसमें कि एटलीस्ट 40% जो स्टेक है वो प्रोमोटर का होना चाहिए, एटलीस्ट 40% स्टेक होना चाहिए. तो ये पैरामीटर कितना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज आपके स्क्रीन पे गई जिनको सिर्फ आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि इनका जो प्रोमोटर स्टेक है 40% से कम है? बाकी है यार, ये जहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक ज्यादा होगा वहाँ पे उसको भी उतना इंटरेस्ट होगा. बाकी इट इज इंपॉर्टेंट. बाकी सी अगेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सी योर स्टाइल माई स्टाइल को भी वेरी डिफरेंट. आपके क्राइटेरिया जो आप लगाओगे वो बहुत अलग हो सकते हैं जो मैं लगाऊंगा. कुछ सेक्रोसेंट तो है नहीं है, कुछ साइंस तो है नहीं है ये कि यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, साइंस तो नहीं है. एंड कई बार क्या होता है कि भाव इतना अच्छा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, वी कैन रिलैक्स ऑन वन ऑफ द पैरामीटर्स बिकॉज भाव इतना अच्छा हो गया. So you put your criteria, you check what is happening, but I say portfolio is a construction of 15 to 20 names. So उसमें you will have 10 very very great names. There could be few names जहाँ पे आप डेल्टा खेल रहे हो. You know कि हाँ भी things are not great, but वो इतना सस्ता मिल रहा है कि because you want to play डेल्टा वो भी ले रहे हो. So whether working capital हुआ, whether ROC हुआ ज़्यादा, cash flow to beta हुआ, promoter stake हुआ, these are parameters जो हम लगाते रहते हैं. बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो जरूरी है और मेरे ख्याल में सबसे जरूरी है वर्किंग कैपिटल. कि अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल टाइट नहीं होगा, अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच्ड रहेगा हमेशा, तो वो पैसे को कितनी बार घुमा सकता है धंधे में वो पता ही नहीं चलेगा आपको. अगर आज एशियन पेंट्स क्यों है? बिकॉज उसको 10 दिन में पैसा मिल जाता है भाई. डीलर खुद उसको पैसा देता है कि आप पैसा एडवांस लो, माल रख के जाओ. आज कोई दूसरा अगर हो तो डीलर बोलता है तुम माल रख के जा, तो 2 महीने बाद आप पैसा लेने के लिए बिकेगा तो पैसा ले लिया. वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी है. जितना कम वर्किंग कैपिटल होगा उतना पैसा धंधे में ज्यादा आएगा, उतना और घूमेगा. एंड देन यू विल हैव न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू लॉन्चेस, कुछ भी नया एक्सपेंशन वो कर सकते हैं उससे. सो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक वर्किंग कैपिटल इफ यू वॉचिंग आउट फॉर कंपनी तो ध्यान रखिए. सो दैट इज वाई ना इंफ्रा में यार 6 महीने का वर्किंग कैपिटल होता है. 6 महीने का वर्किंग कैपिटल होता है तभी आपको 10 का पी मिलता है. अभी आप मुझे बताओ कि हाँ भी इनको 10 का पी क्यों मिलता है और कैपगुड्स को 50 का पी क्यों मिलता है? देयर इज नो साइंस टू दिस. हम कंपेयर कर सकते हैं, बोलेंगे अच्छा यार ये था, ऐसा था, वैसा था, बट उनका वर्किंग कैपिटल 6 महीने का, कई बार तो 9 महीने पैसे नहीं आता. राइट सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप इन्वेस्टिंग, लार्ज कैप इन्वेस्टिंग से किस तरह से डिफरेंट है? क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग चेक कर सकते हैं स्मॉल कैप के लिए? कुछ डिफरेंट नहीं है यार. यू हैव टू डू जस्ट मोर वर्क. थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. प्लांट में जाना पड़ेगा, प्लांट मैनेजर को मिलना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स को मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका प्रोडक्ट सही है नहीं सही है. थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बस ये है. और उसमें क्या है कि हाँ भी सब बड़े बड़े लोग बहुत थोड़े टाइम के बाद आते हैं, हम लोग थोड़े पहले घुस जाते हैं. अभी बड़े लोगों को होता है कि अभी 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ से मार्केट कैप हम लेंगे नहीं, बट इवेंचुअली आते हैं सारे के सारे. तो इट्स अ डिसिप्लिन. इट्स लाइक यू आस्किंग से सचिन कि आपको बैटिंग वानखेड़े में करोगे तो कैसा है और आप छोटे से ग्राउंड में करोगे तो कैसा है. वो तो बैटिंग करता है ना भाई, वो तो बोलेगा मैं बैटिंग तो वैसे ही करूंगा जैसे मैं करता हूँ. वो अपना डिसिप्लिन तो चेंज करेगा नहीं. राइट. हाँ, बट काम ज्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सा. मतलब रिसर्च मोड आपका थोड़ा ज़्यादा गहरा होना चाहिए, रिसर्च आपका उसके लिए. वो होना ही चाहिए ना यार, नहीं तो कहीं ना कहीं मर ही जाओगे ना कहीं तो फिर देन यू विल सी इट्स लाइक देन यू विल कमिट अ मिस्टेक. सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? उसने बोल दिया ले लो. अच्छा ये स्टॉक क्यों लिया? वो उसने बोल दिया था. अरे बट इस स्टॉक में है क्या? किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि ये क्यों लेना है. क्या लेना तो सब पूछते हैं, आप पूछ के देखो ना क्यों लेना है. वो क्यों तो क्वेश्चन कोई करता ही नहीं है. सो एट द एंड वो क्या होता है, वो 20, 30, 40, 50, 60 पता नहीं कितने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हो जाते हैं. फिर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो बोलते हैं अरे अच्छा ये किसने दिलाया था, अच्छा ये पड़ा है अभी तक मेरे पास. क्योंकि प्रॉफिट वाला तो माल बेच दिया हमने, लॉस वाला बैठे कि किसी दिन प्रॉफिट में आ जाएगा तब बेचेंगे. और अच्छा कंपनी जो 10 गुना हुआ होता है उसको 20-30% में बेच देते हैं.
Right. So these are same, it's a same gradient fair, it's a same cycle, it's a same virtue जो बार बार रिपीट होता है. बहुत लोग समझ गए इस चीज को, कुछ लोग नहीं समझे हैं. एंड आई एम श्योर कि ये थोड़ा एजुकेशन जितना और आएगा उतना लोग और समझेंगे इस चीज को. सर एक कंप्लीटली अनरिलेटेड क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट से, इनडायरेक्टली बल्कि उससे रिलेटेड रहेगा. कैसे अपना पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हैं, कैसे अपने आप जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करते हैं इस केओस के अंदर? ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है बॉस. मैं तो अपना आई हैव नो क्लू ऑन दिस बिकॉज मैं अपना क्या, मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हूँ. अपने को अच्छा लगता है. बाकी वी आर ब्लेस्ड वन कि हम वी आर बोर्न इन इंडिया. वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग स्टॉक मार्केट के पार्ट हैं जहाँ पे हमें रोज सीखने को मिलता है. नया सेक्टर हुआ, नए प्रमोटर्स हुए. बाकी हमें क्या करना है यार, हमें दूसरों की शादी में नाचना है. बाकी हमारे लिए रतन टाटा जी काम कर रहे हैं, हमारे लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़े से बड़े लोग काम कर रहे हैं. हमें बस उनकी शादी में चुप करके शांति से इज्जत से बैठना है और काम करना है. तो राइट. where will you get such a beautiful opportunity of learning each and every day? So we are blessed कि हम लोग इतना कुछ सीख सकते हैं रोज, and we count this as a blessing for us. थैंक यू वेरी मच सर. काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला, और इंडिया के प्रति जो आपकी एनर्जी है आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग. और आई होप इस शो के थ्रू वो एनर्जी हम लोग बाकी सबके पास भी पहुंचा पाएंगे. थैंक यू वेरी मच सर. नहीं, थैंक यू बॉस, थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच. चलिए अब समय आ चुका है कि मैं आप लोगों को इस एपिसोड की पूरी समरी दूं, तो जल्दी से समरी नोट डाउन करने के लिए तैयार हो जाइए और सुन लीजिए. तो सबसे पहली बात जो आज हमने देखी वो ये थी कि भाई साहब वरिंदर सर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इंडिया के ऊपर. उनका मानना है कि लगभग 7% CAGR के साथ जो है हमारा देश ग्रो कर सकता है अगले 10 सालों के लिए, और इसमें जो है इस प्रोसेस में जो है अमेजिंग ह्यूज वेल्थ जो है वो क्रिएट हो सकती है. एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आज ये सीखी कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या ना करें. हमें अवॉइड करना है ऐसी मिस्टेक्स को जो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि किसी के कहने पर कोई स्टॉक को खरीद लेना, या फिर हमेशा तलाश में रहना कि नेक्स्ट मार्केट लीडर कौन बनेगा और मार्केट लीडर्स को अवॉइड कर देना. मैक्रो इवेंट्स के बारे में जब हमने बात करी तो मैक्रो इवेंट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए. डेफिनेटली उनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, लेकिन उनके साथ भावनाओं में बह नहीं जाना है. हाँ, उनसे हमें पता लगाना है कि किस तरह के ट्रेंड्स जो है आपको दिख रहे हैं, और फिर उस ट्रेंड के चलते आप लोग जो है अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. रिटेल इन्वेस्टर्स की मिस्टेक की बात करें तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने जब इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा जो है वो बहुत ज्यादा खो जाता है. तो यहाँ पे जरूरत है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखें, समझें और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें. एंड डेफिनेटली एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आप लोग मार्केट में पैसा कभी भी बोरोड कन्विक्शन से नहीं बना सकते हैं. सेक्टर्स की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा बुलिश हमें वरिंदर जी दिखे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे. उनका ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, और इसलिए जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फेज आने वाला है. एक इंपॉर्टेंट बात जो हम सबके लिए हो सकती है वो ये कि पी रेशियोज पे हमें ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए. पी रेशियो जो है वो कभी कभी धोखा भी दे सकते हैं. खासकर पी रेशियो उन कंपनीज को पनिश करते हैं जिन कंपनीज के अंदर हाई ग्रोथ आ रही होती है. इसके बदले आप लोगों को जो है पेग रेशियो या फिर PEG रेशियो जो है वो देखना चाहिए, जिससे आप लोगों को उन कंपनीज को भी एक नजरिए से देखने का मौका मिलता है जिनमें हाई ग्रोथ आ रही होती है और उनका PE कई बार बहुत ज्यादा जा रहा होता है. उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया. पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और ग्रो की सीरीज के सारे एपिसोड देखने के लिए आई बटन को चेकआउट करिएगा. आप लोग हमारे शो को जो है स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं. वहां पे सुनने का फायदा ये होता है कि आप लोग साथ साथ में अपना कोई और काम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, और साथ में आप लोग जो है मार्केट की बात की एपिसोड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. राइट गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर. जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.